चलिए हम लोग देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, 4 नंबर पिछले क्लास में हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, है ना। चौथा जो है धातु लवणों के साथ धातुओं का अभिक्रिया से, धातु ए प्लस धातु बी का क्या विलयन, धातु मिलेगा क्या धातु बी प्लस क्या ए धातु का लवण। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनकी यौगिक के विलयन से क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है Fe प्लस CuSO4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सब अधिक अभिक्रियाशील कौन है, लोहा है, और कम अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर है। तो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है कम क्रियाशील धातु को क्या कर रहा है, उसके विलयन से अलग कर रहा है। क्या कर रहा है, उसके विलयन से अलग कर रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, ये था आपका 4 नंबर। पिछले हमने वीडियो में भी चर्चा किया है पिछले 3 गुणधर्मों के बारे में, ये चौथा गुणधर्म था। अब देखिए जो धातु है, ठीक है, वे क्रियाशीलता के आधार पे, सक्रियता के आधार पे क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक, तो 5 नंबर जो है वो है सक्रियता के आधार पर धातुओं की क्रियाशीलता। ठीक, सक्रियता के आधार पर धातुओं की क्रियाशीलता। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एक तालिका बनाया गया है, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम हो गया। कौन हो गया, पोटेशियम। इसी तरह से पोटेशियम के बाद कौन आता है, सोडियम। ठीक, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिडिन मतलब जिंक, एफी लोहा, है ना। इसी तरह से पीबी, इसी तरह से हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक, इस तरह से Hg और Hg, Ag, Au। ठीक, तो इस तरह से जो क्रियाशीलता है ऊपर की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि नीचे की ओर क्या हो रही है, घट रही है। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और सबसे कम जो अभिक्रियाशील है वो कौन है, लोहा नहीं, Au मतलब होता है गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। उसके बाद सबसे कम गोल्ड है। तो अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो अभिक्रियाशीलता में सबसे कम क्रियाशील कौन धातु है, गोल्ड है। क्या है, गोल्ड, सोना। ठीक है, उसके बाद आता है सिल्वर, चांदी। क्या, सिल्वर, चांदी। इसके बाद फिर आपका पारा है, कॉपर है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और भी बहुत सारे धातु हैं। ठीक, जिनका जो क्रियाशीलता है इस प्रकार से। अब इस क्रियाशीलता के आधार पे धातुओं का जो अभिक्रिया है, सब जो जितना ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, जिसकी सक्रियता जितना ही अधिक होगी, वो उतना ही क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो गया, अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, और सबसे कम कौन हो गया, Au मतलब गोल्ड, सबसे कम। अब एग्जाम में यहां से आप 1 नंबर पूछे जा सकते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील। अगर पूछे जाते हैं कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है तो सोना बताइएगा, सबसे अधिक कौन है तो क्या बताइएगा, पोटेशियम बताइएगा। क्या बताइएगा, पोटेशियम बताइएगा। ठीक, अब इससे पहले भी हमने लिखा है कि जो अधिक अभिक्रियाशील है या जिसकी सक्रियता सबसे अधिक है वो धातु क्या होगा, सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, और वो दूसरे तत्वों को, दूसरे धातुओं को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिखाया आपको। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का है धातुओं का और धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या है, धातुओं का और धातुओं के साथ अभिक्रिया, कि जो धातु हैं वो अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम Au है। ठीक है, चलिए
अब इसको याद रखने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, क्या है, एक फॉर्मूला भी है, उसका आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। केदारनाथ का, ठीक है, केदारनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा हाँ स्पाइसी पकाता है, ठीक है। और धातुओं की सक्रियता, ठीक है, धातुओं की सक्रियता को बताने के लिए एक फॉर्मूला है केदारनाथ का माली, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा स्पाइसी, ठीक है, स्पाइसी पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा स्पाइसी पकाता है। फिर उसको जो भी प्राइज मिलने वाला है क्या मिलेगा, सबसे पहले प्राइज में क्या मिलता है, कॉपर मिलता है ना, कॉपर का कोई भी मिलेगा, तांबे का। उसके बाद क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है, और उसके सबसे बाद क्या मिलता है, गोल्ड, गोल्ड लास्ट में मिलता है। केदारनाथ, तो केदार मतलब कि, नाथ मतलब क्या, सोडियम, ठीक है, का Ca, माली Mg है ना, आलू Al, जरा Zn, ठीक है, Zn, स्पाइसी, स्पाइसी में आप लिख सकते हैं, नहीं फीके मतलब एपी होगा, ठीक है, और स्पाइसी में आप लिख सकते हैं पेवी, देखो एक तो छूट नहीं गया, फीके पकाता है ना जी, स्पाइसी है लेकिन थोड़ा सा फीका है ना, का Fe होगा, ठीक है, Hg होगा, फिर इसके बाद कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, ठीक, KNH, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb, ठीक है, और Fe, Hg, Cu और Ag और Au, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे का 2-3 याद रखिए और लास्ट का 2-3 याद रखिए, उतना ही काफी है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे इसकी गुणधर्म में धातुओं का अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातुओं का अधातुओं के साथ, ठीक है, धातुओं का अधातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं का अधातुओं के साथ अभिक्रिया को समझते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। जैसे हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, क्या है, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ जो सोडियम दिख रहा है ये धातु है, जबकि क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम धातु जबकि क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो सोडियम का अगर हम परमाणु संख्या लिखे तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जबकि क्लोरीन का अगर हम परमाणु संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम सोडियम का, यदि हम सोडियम की संयोजकता निकालें तो 2 8 और कितना 1, अगर हम इसका निकालना चाहे तो 2 8 कितना। तो अब जरा ध्यान दो, इसके बाहर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं, सोडियम दिखाने के लिए हमने क्या लिखा, सोडियम डॉट, ठीक है, यहां हमने लिखा क्लोरीन को क्रॉस करके लिख दिया, ठीक है, 6 और 1 7। अब क्या करेगा, जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को क्या करेगा, दे देगा, प्रदान कर देगा। तो इसके ऑर्बिट में 2 और 8 हो गया, जबकि इसके ऑर्बिट में 2 8 और 8। तो इनके बीच एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आयनों के देने से या फिर लेने से बनता है तो आप जानते हैं कि उससे आयन उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है,
आयन। अब ये जब दे रहा है तो इसके पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, जबकि ये ले रहा है तो इसके साथ कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक, ठीक है। हाँ, तो जब भी धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होगी तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, हाँ, आयनिक यौगिक होगा। मतलब आयनों के आदान प्रदान से धातुओं और अधातुओं के बीच क्या होगा, अभिक्रिया होगा, ठीक है। या धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे, किसके स्वरूप करेंगे, आयनिक यौगिक के आधार पर, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन, मतलब आदान और प्रदान से, या लेन देन मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज के साथ अभिक्रिया करेंगे, जिससे धातुओं और अधातुओं के बीच क्या होगी, अभिक्रिया होगी, ठीक। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें धातु हो और क्या हो, और धातु हो, ठीक, धातु और अधातु। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, धातुओं का अधातुओं के साथ अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के द्वारा संपन्न होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कुछ एग्जांपल में और ले लेते हैं। जैसे यदि हम जिंक क्लोराइड की बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए यहां लिखते हैं, ठीक है, जिंक क्लोराइड इसी तरह का होगा, जिसमें जो जिंक है वो क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है, ठीक है। इसी तरह से हमने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे यौगिक हैं जो धातुओं और अधातुओं के मिलाने से बने हैं, धातुओं और अधातुओं के मिलाने से बने हैं, ठीक है। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, कौन कौन से इनके गुणधर्म होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इनकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है, इनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले कह कि इनकी जो भौतिक प्रवृत्ति होती है ये ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं तथा यह सामान्यतः भंगुर होते हैं। मतलब इनके जो यौगिक होंगे, ठीक है, इनकी जो भौतिक प्रवृत्ति होगी, कौन सी प्रवृत्ति, भौतिक प्रवृत्ति जो होगी, ठीक है, इनकी जो भौतिक प्रकृति है ये ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ये ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, ठीक है। और ये समानता कैसे होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये था इनका पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म देखिए, कह रहा है कि इनका अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक एवं क्वथनांक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, इनके यौगिकों का, ठीक है, यौगिकों का गलनांक, ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब इनका गलनांक और क्वथनांक कम नहीं होता है, क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। तीसरे गुण धर्म की बात करें इनकी घुलनशीलता की, ठीक है, घुलनशीलता की अगर हम बात करें, किसके बात करें, आयनिक यौगिकों का, किसके, या आयनिक लिखा है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो तीसरा गुणधर्म अगर हम घुलनशीलता की बात करें तो इनमें बताया जा रहा है कि इनके यौगिक जो है सामान्यतः जल में क्या है, घुलनशील है। मतलब ये आसानी से ये जल में घुलनशील है, घुलनशील है, मतलब जल के साथ ये आसानी से क्या हो जाएंगे,
घुल मिल जाएंगे। लेकिन केरोसिन तेल हो या फिर पेट्रोल हो, ठीक है, इसमें भी करा है केरोसिन हो, ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल आदि इत्यादि जैसे विलायकों में, ठीक है, विलायकों में विलय, मतलब इसमें भी ये क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं। मतलब ये जल के साथ भी घुलनशील है और केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो विलायक है उसमें भी क्या है, ये विलय है, उसमें भी ये क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, ठीक है, मतलब इनके माध्यम से विद्युत की चालन होती है या फिर नहीं। जो या आयनिक यौगिक है, क्या है, आयनिक यौगिक है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है, सॉरी करेगी जो लिख देते हैं, इनके यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। किस अवस्था में नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में, बल्कि द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जरा समझिए। जब इनके यौगिक जो आयनिक यौगिक है ठोस अवस्था में अगर होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनके वजह से ये विद्युत का चलन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें द्रव रूप में बदल दिया जाता है या द्रवीय रूप में हो जाते हैं, तब इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएंगे तो ये विद्युत का चलन क्या करेंगे, आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। ये जो धातु है, ठीक है, ये कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कहां से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आप जो हमारे पास धातुओं की संख्या है, तत्वों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 118 है, ठीक है। इसमें अधिकांश नहीं, सबसे ज्यादा कहां से मिलते हैं हम लोग को, प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं, मतलब हम लोग को नेचुरल से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है, इस पृथ्वी से मिलता है। ये जो भी धातु हैं, ठीक है, तत्व हैं, वो सामान्यतः या ज्यादा से ज्यादा कहां मिलते हैं, हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, ठीक है, पृथ्वी की जो निचली सतह है वहां से प्राप्त होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो धातु जो हमें प्राप्त होते हैं वो मुख्य रूप से पृथ्वी की भूपट्टी जो है या पृथ्वी की जो गर्भ है, ठीक है, या जो पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, हमें धातु, विभिन्न प्रकार के धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है। अब एक शब्द आता है खनिज, ठीक है, एक शब्द है, इसका नाम क्या है, खनिज। दूसरा शब्द आता है इसी से संबंधित अयस्क, और तीसरा आता है गैंग। ये तीनों संबंधित है एक साथ, ठीक है, खनिज, अयस्क, ठीक है, अपयस्क नहीं, अयस्क होता है, अयस्क, ठीक है, अयस्क और गैंग। चलिए समझते हैं सबसे पहले खनिज को। किसको, खनिज को। ये खनिज किसको कह रहा है, अयस्क किसको कह रहा है और गैंग किसको कह रहा है, ठीक है। खनिज देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या तत्वों के यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या तत्वों के यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, वे खनिज
जो हमारे लिए लाभप्रद हो, जिसे निकालने में कम खर्च हो, ठीक है, और जिनकी लागत कम हो और फायदा ज्यादा हो, ठीक है, उन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिसे अगर हम निकालना चाहें तो बहुत ज्यादा लागत आएगी, ठीक है, और उनका फायदा क्या होगा? बहुत कम होगा। तो जिनकी लागत ज्यादा आएगी और फायदा कम होगा तो उनको निकाला ही नहीं जाता है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम निकाल रहे कोई धातुओं को और उससे हमको फायदा ना हो, नुकसान ही हो, ठीक है, या फिर हानि हो, तो हम निकाल कर क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो वे खनिज जो, ठीक है, हमारे लिए लाभप्रद हो और जिनकी लागत कम हो और फायदा ज्यादा हो, ठीक है, उस तरह के खनिज को क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अयस्क। अब जो खनिज है या फिर जो अयस्क है उसके साथ जो भी अशुद्धियां होती है, क्या होती है? अशुद्धियां जो होती है, उस अशुद्धियों को जो मोटे तौर पे होती है, मोटे तौर पे मतलब जो जैसे बालू हो गया, कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, या उसके साथ और भी जो पत्थर के छोटे छोटे कण हो गए, ये सभी क्या कहलाएंगे? गैंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गैंग। खनिज के साथ पाए जाने वाले मोटे तौर पर, किस तौर पे? मोटे तौर पर बालू, मिट्टी, कंकड़ या और भी जो अशुद्धियां हैं, अवशेष हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मौजूद जो भी इस तरह के पदार्थ है उनको क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। तो हमने देखा यहाँ खनिज किसको कहते हैं, अयस्क किसको कहते हैं और गैंग किसको कहते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये धातु अगर हम इनको निकाल लिए, ठीक है, बाहर निकालने के बाद अब इनका निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है, इनका निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो एग्जाम में आपसे कुछ खनिजों का अयस्क पूछा जाता है, कुछ खनिजों का अयस्क आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आपको क्या करना होगा? बताना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं लोहे का, किसका बात करते हैं? लोहे का। तो लोहे का अगर हम अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, ये सब क्या है? लोहे का अयस्क है। इसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, तो कॉपर पाइराइट, क्या? कॉपर पाइराइट, ठीक है, कॉपर जो पाइराइट है वो कॉपर खनिज का क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क। लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोहे की बात करें, ठीक है, लोहे के अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये लोहा कि क्या है? ये अयस्क है। क्या है? अयस्क। इसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, ठीक है, इसका अयस्क है। क्या है? इसका अयस्क। इसी तरह से अगर हम पारा की बात करें, Hg की बात करें, ठीक है, Hg या पारा, तो इसका जो अयस्क है उसको हम लोग बोलते हैं सीने बार। क्या बोलते हैं? सीने बार। सीने बार पारा का क्या है? अयस्क है, ठीक है, इसका अयस्क है। कॉपर का अयस्क कॉपर पायरेट, लोहे का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये एग्जाम में आपसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि किस खनिज का अयस्क कौन कौन सा है, ठीक है। लोहे का पूछा जा सकता है, कॉपर का पूछा जा सकता है, पारा का पूछा जा सकता है और एल्यूमिनियम का पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। या फिर एक और है बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट जो सबसे प्रचलित अयस्क है वो किसका क्या नाम है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। तो आपके एग्जाम में या तो एल्युमिनियम का, पारा का, कॉपर का या फिर लोहे का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, मतलब हम लोग धातुओं को निष्कासित कैसे करें, ठीक। तो धातुओं को निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हम लोग धातुओं का जो अयस्क है,
ठीक है, क्या है? अयस्क है। अयस्क का हम लोग सांद्रण पहले करेंगे। अयस्क का सांद्रण, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में आ गई बात तो आप आसानी से कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं, समझा सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि साइंस समझने का चीज है। अयस्क, अयस्क से सबसे पहले हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण। और इसके बाद फिर बंटवारा करेंगे कि इसमें कौन अयस्क, ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील है, ठीक, कौन मध्यम है और कौन निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, कौन उच्च है, कौन मध्यम है और कौन निम्न है। इसके बाद फिर हम लोग आगे का टर्म देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अयस्क, आपको समझ में आ गया अयस्क का सांद्रण कैसे होता है या अयस्क का सांद्रण है क्या। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अयस्क का सांद्रण क्या है। जैसे हमने कोई भी अयस्क लिया जिसमें बहुत सारे, अभी बताया ना कि अयस्क के साथ मोटे तौर पे क्या पाए जाते हैं, अशुद्धियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अशुद्धियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। तो इस गैंग को हटाने के लिए इस हर प्रकार की अयस्कों में अलग अलग प्रकार के गैंग पाए जाते हैं। उन गैंग को हटाने के लिए या मोटे तौर पर, ठीक है, मोटे तौर पे अशुद्धियों को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। क्या कहता है? अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। अब जरा समझिए कि अयस्क का सांद्रण किन किन के द्वारा होता है, कौन सा माध्यम है। ठीक, इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक, अयस्क का सांद्रण सबसे पहला विधि है अयस्क का सांद्रण के लिए। ठीक, अगर हम ओसाकर, ओसवन जिसको बोलते हैं, ओसवन, ठीक, ओसाकर, ठीक, कई ऐसे खनिज अयस्क हैं जिससे हम लोग ओसाकर क्या कर सकते हैं, उसके मोटे तौर पे जो अशुद्धियां उसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, धोकर, क्या करके? धोकर, अगर हम उसको धो दें तो, ठीक, चालकर, चालकर, ठीक है, चालकर। इसी तरह से और भी विधि है, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि 4 नंबर, चुंबकीय पृथक्करण के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, फेन प्लवन विधि हो गया, चुंबकीय पृथक्करण हो गया, ठीक, धोकर, छानकर, धोकर हो गया ना, चालकर, छानकर भी कर सकते हैं, छानकर, ठीक, उबालकर। इस तरह से और भी कई विधियां हैं जिसके द्वारा हम अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। मतलब मोटे तौर पे जो अशुद्धियां हम में प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक, अब बारी बारी से समझिए इसमें क्या है। आसवन आप लोग समझते हैं, जैसे अगर हम धान को क्या करते हैं? ओसवन करते हैं, उसमें जो मोटे तौर पे जो भी अशुद्धियां होती है वो क्या होती है? दूर हो जाती है। धान से जो चावल बनता है तो चावल को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वो सहते हैं ना हवा के साथ, ठीक है, उसके बाद धोकर, तो धोकर भी कई अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, चाल कर किया जा सकता है। फेन प्लवन विधि क्या है? फेन प्लवन विधि क्या है? कई ऐसे अशुद्धियां हैं, ठीक है, जिनको अगर पानी के साथ, किसके साथ? पानी के साथ मिला दें, जैसे पानी के साथ अगर हम मिला दें और उसको क्या करें? घोल दें पानी के साथ, तो घोलने के बाद इसमें क्या होगा? जो अशुद्धियां होगी वो फेन के रूप में आएगी। किसके रूप में? फेन। फेन मतलब जैसे साबुन सरफ डालकर उसको क्या करते हो? मिक्स करते हो तो ऊपर में क्या बनता है? फेन बनता है ना। तो फेन को तरह की कई ऐसे अयस्क हैं जिनको अगर हम पानी में डाल दें और क्या करें? मिलाते हैं अच्छी तरीके से तो उनमें फेन बनता है, और ये फेन अशुद्धियां हैं, इसको हम छान कर क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फेन प्लवन विधि। चुंबकीय पृथक्करण क्या है? कई ऐसे अयस्क हैं जो चुंबक के माध्यम से, अगर उनके साथ चुंबक का बेल्ट लगा दिया जाए, ठीक है, कौन सा?
चुंबक का बेल्ट लगा दिया जाए, ये चुंबक के पदार्थों से गुजारा जाए, तब जो अशुद्धियां हैं वो चुंबक के साथ क्या होंगी, चिपक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो अयस्क होगा उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाना चाहिए, चुंबकीय गुण पाया जाना चाहिए। अगर चुंबकीय गुण नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, तब वो चुंबकीय पृथक्करण नहीं होगा। लेकिन जिन गैंग में, जिन अशुद्धियों में चुंबकीय गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या चुंबकीय विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद छानकर आप समझ रहे हैं, उबाल कर मतलब गर्म करके भी क्या कर सकते हैं, उसके अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलो और भी कई विधियां हैं। ये हम लोग पढ़े अभी अयस्कों का सांद्रण, किसके विषय में पढ़ा, अयस्कों के सांद्रण के विषय में पढ़ा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो अयस्क का सांद्रण होता है, इसके बाद हमें तीन तरह की यहाँ जो है मिलते हैं। एक है उच्च अभिक्रियाशील, ठीक, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, ठीक, और एक होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब हमें तीन तरह के धातु मिलेंगे, एक उच्च मिलेंगे, एक मध्यम मिलेंगे और एक क्या मिलेंगे, निम्न मिलेंगे। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अगर हमें उच्च धातुओं का निष्कर्षण करना है, क्या करना है, उच्च धातुओं का निष्कर्षण करना है, तो इसके लिए हमें विद्युत अपघटन का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा, विद्युत अपघटन का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि अगर मध्यम अभिक्रियाशील अगर धातु मिलते हैं हमें, ठीक, तो सबसे पहले हमें इसे गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म। लेकिन ध्यान रखिए कि गर्म दो तरह के यौगिकों को मिलाकर किया जाता है, अयस्कों को मिलाकर किया जाता है। सबसे पहला है कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट, और एक है सल्फाइड। कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। यदि हम कार्बोनेट को के साथ करते हैं गर्म, तब हम उसको निस्तापन करते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। ठीक, जबकि अगर हम सल्फाइड के साथ करते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। ठीक, और जब इनके साथ ऐसा होता है तब हम धातुओं के ऑक्साइड का, किसके, धातुओं का ऑक्साइड, चलिए अगर ये नहीं दिख रहा होगा, धातुओं का, ठीक है, ऑक्साइड। और जब हमें धातुओं का ऑक्साइड मिल जाएगा तब हम लोग धातुओं का अपचयन करेंगे और धातुओं का शुद्धिकरण करेंगे, थोड़ा बहुत जो बचेगा। तो निम्न में क्या कर सकते हैं, निम्न अभिक्रियाशील जो है उसमें सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क का, और इसके साथ फिर भर्जन करेंगे। ठीक, भर्जन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो तालिका यहाँ दिया गया है धातुओं का निष्कर्षण के लिए या धातुओं की प्राप्ति के लिए, कि हमें धातु कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको कि उच्च अभिक्रियाशील, तो विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। अब देखिए इसमें होता क्या है विद्युत अपघटन। सबसे पहले तो यहाँ दो तरह के रॉड का प्रयोग किया जाएगा, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, और इसके साथ एक विद्युत धारा को क्या किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो